हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि AIB-19 का फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी आ रही थी कि आप AIB-19 को फॉर्म कैसे फिल करना है, वो आप वीडियो बना दिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक स्किप मत करिएगा, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्या क्या ऑप्शन आपको चूज़ करना, अंडरटेकिंग फॉर्म किन लोगों को भरना है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ए आई बी सर्च करेंगे। तो गाइज, जो पहली वेबसाइट आएगी ये all-india-bar-examination.com, इस पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आए रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर AIB-19, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो हम लोग इसके रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल नंबर या फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। ये उनके लिए है जो एक बार अप्लाई कर चुके हैं या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस वेबसाइट पर। अब बात करते हैं न्यू एप्लीकेंट की, जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी बार AIB एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं किया है, AIB एग्ज़ाम में एक भी बार नहीं दिया है, तो उनको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट पर, जिसमें यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना होगा उनको। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे वो एप्लीकेंट, जैसे कोई भी नाम आप डाल, मैं एक एग्जांपल देकर बता दे रहा हूँ। जैसे इस पे ये नाम डाला मैंने, तो इस पे आपको ऐसे ही अपना नाम डालना है। पूरा नाम यहाँ पे पड़ेगा, कुछ भी मैं इस पे एग्जांपल के तौर पर डाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने डाला सागर दीक्षित। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पे OTP रिसीव हो सके, या इन फ्यूचर कांटेक्ट करना चाहे अगर बार काउंसिल, तो आपसे कांटेक्ट कर सके। यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे आप, इस पे OTP आएगा, इसलिए ईमेल एड्रेस सही डालिएगा और अपनी डालिएगा। यहाँ पर पासवर्ड आपको डालना है। इस पे पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक OTP रिसीव होगा आपके ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को दिक्कत आ रही है कि OTP नहीं आ रहा है। तो गाइज, अगर आपको OTP नहीं आया है तो आप एक बार अपना स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लें। ये मैंने एक बार आपको फिर से बताया था पहले भी। अगर नहीं आ रहा है OTP, तो आप अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, वहाँ पर जरूर आया होगा। अगर नहीं आता उसके बाद भी, तो आप बार काउंसिल में सपोर्ट में यहाँ पर जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ इस पर, तो डायरेक्ट अब हम लोग लॉगिन पेज पर आते हैं। लॉगिन पेज पर आएंगे, आप OTP डाल देंगे, आपका एक फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी जो आपने डाला, उससे आपकी यहाँ पे ये आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी इस वेबसाइट पर AIB-19 के एग्ज़ाम के लिए। वो यहाँ पर ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे कोई भी एक चीज़ डालिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। और इसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड, जैसे ही आप अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है AIB-19। इसके बाद एप्लीकेंट अपना पूरा नाम भरेगा, जैसे कि मैं अपना नाम भर दे रहा हूँ। अपना पूरा नाम यहाँ पर भरने, नेम एज रिकॉर्डेड इन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आप अपना नाम भर रहे हैं वो आप वो वाला भरिएगा जो आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में आया हो, या जो आप बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन कराते टाइम आप अपना नाम फिल करेंगे, या जो आपकी डिग्री में नाम दिया हुआ है वो नाम आप फिल करिए इस पे। इसके बाद आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप अपनी एक टाइप ऑफ आईडी प्रूफ चूज़ करिए, जो भी आप अपने आईडी प्रूफ में यहाँ पे देना चाह रहे हैं, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर्स और पैन कार्ड या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। अदर्स मतलब मान लीजिए आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, इसके अलावा भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है आप तो दे सकते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप आधार कार्ड सेलेक्ट करें और आधार कार्ड दें। अब डॉक्यूमेंट का जो भी गवर्नमेंट आईडी है उसका नंबर लिखना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप अपना गवर्नमेंट आईडी का नंबर फिल कर देंगे। जो भी आपके आधार कार्ड है वो आपको फिल करना है। वो फिल करने के बाद आप अपना यहाँ पर जेंडर फिल करेंगे। जेंडर आप अपना सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो भी अपना गवर्नमेंट आईडी डाल रहे हैं, आप वो गवर्नमेंट आईडी डालें जिसमें आपका फ़ोटो उपलब्ध हो उसमें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जिसमें आपकी फ़ोटो उपलब्ध हो, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी फ़ोटो इसमें हो। और जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर सही सही मेंशन करें। अगर आपने यहाँ पे ज़रा भी गलत किया तो हो सकता है आपकी रिजेक्ट कर दिया जाए फॉर्म को। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ नंबर जो है वो सही भरिएगा। डू यू बिलोंग टू डिसेबल्ड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी मतलब अगर आप कोई कोटा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आते हैं आप इस कोटे में तो आप यस करिए और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप अपना फिल करिए यहाँ पर। अगर नहीं आते हैं तो आप सीधे नो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है आर यू अ कैंडिडेट विदाउट एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और इन अ फाइनल ईयर ऑफ फाइनल सेमेस्टर ऑफ थर्ड 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड एलएलबी डिग्री कोर्स। तो यहाँ पर आती है बात कि जो कैंडिडेट्स जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, साफ साफ मैं बता दूं कि जिन कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ चुका है, तो वो यहाँ पर नो फिल कर देंगे। और नो फिल करने के बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और जिन भी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया है, या आप फाइनल ईयर में है, थर्ड 3 ईयर वाले में 6 सेमेस्टर में है, और 5 ईयर वाले एलएलबी कोर्स में 10th सेमेस्टर में है, तो आपको यहाँ पर यस भरना है। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर आप यस यहाँ भर रहे हैं तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। गाइज इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके और आपका फॉर्म गलत ना हो। तो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिन्होंने नहीं कराया है अभी तक, कोई जॉब कर रहे थे, सब सिर्फ यहाँ पर नो वो लोग भरेंगे जिनके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर उपलब्ध है, वो यहाँ पर नो भरेंगे। नहीं तो यस आपको भर के आगे बढ़ना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी, यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यस भरेंगे तो यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, कौन से कैटेगरी में आप आ रहे हैं। तो इसमें मैं बता दूं एक एक पढ़कर आपको कि आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट विद नो बैकलॉग फ्रॉम previous semesters. I am currently enrolled in a bar council of India recognized university or college approved by this। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और इससे पहले सेमेस्टर्स की कोई भी बैकलॉग अगर आपके पास नहीं है और आपकी यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप ये पहला ऑप्शन फिल करेंगे, टिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आई एम लॉ ग्रेजुएट, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने लॉ की डिग्री पास कर ली है, करेंटली एम्प्लॉयड इन अ जॉब सर्विस, मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं, लॉ डिग्री है आपके पास, जॉब कर रहे हैं। हैव ईदर नॉट एनरोल्ड और सरेंडर्ड माई एनरोलमेंट ड्यू टू माई एम्प्लॉयमेंट। हैव ईदर नॉट एनरोल्ड मतलब आपने कभी भी इनरोल नहीं कराया है किसी भी बार काउंसिल, किसी भी स्टेट बार काउंसिल इनरोल नहीं कराया आपने, और या आपने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लाइसेंस अपना सरेंडर नहीं किया है एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। फिर आता है आई एम लॉ ग्रेजुएट, आप लॉ ग्रेजुएट हैं हु हैज नॉट एनरोल्ड इन एनी स्टेट बार काउंसिल। देखिए दूसरे और इसमें क्या फ़र्क है। दूसरे वाले में ये है कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और कोई जॉब करने लगे हैं, आपने एनरोलमेंट नहीं कराया किसी स्टेट बार काउंसिल में, तो आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हो चुके, लॉ की डिग्री आपके पास है, और अगर आपने इनरोलमेंट अभी तक नहीं हो पाया है आपका किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, यहाँ पर एम्प्लॉयड नहीं है आप, आपका किसी स्टेट बार काउंसिल इनरोलमेंट नहीं हो पाया है, और आई हैव और हैव नॉट ऑब्टेन माई एलएलबी डिग्री,
मतलब अगर आपने आपके पास एलएलबी डिग्री आ गई है और या आप एलएलबी डिग्री का इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी के लोग इस, और आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप ये थर्ड कैटेगरी फिल करेंगे। जिनके पास, जिनकी डिग्री अभी तक नहीं आई लेकिन पास कर लिया फाइनल सेमेस्टर, वो, और या जिनके पास डिग्री आ गई है, इनरोलमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो वो ये थर्ड कैटेगरी वाला थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, आपको आंसर करूंगा कि क्या आपको कैटेगरी इसमें फिल करनी है। आई हैव कंप्लीटेड माई फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, मतलब आपने फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर कर लिया। इसमें क्या है, आपके पास, आपने लॉ ग्रेजुएट हो गए, पास कर लिया है, यहाँ पे आपने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, एग्जाम दे चुके हैं आप फाइनल सेमेस्टर का, विद नो बैकलॉग, आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है। यहाँ पर क्या, फोर्थ ऑप्शन में आप वेट कर रहे हैं फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट का, आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, आप एग्जाम दे चुके हैं, और आपने पढ़ाई की है बीसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो आप ये चौथा ऑप्शन फिल करेंगे। तो आपको इसमें अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी आ रही है इसमें, वो आप फिल करिए। जैसे कि मैंने ये थर्ड ऑप्शन चूज किया है कि अगर आपने किसी उसमें स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं, वो ऑप्शन आप चूज करिए। तो आप अपने हिसाब से इसमें चूज करिएगा, और इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी होगी। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद कैंडिडेट टाइप, अब यहाँ पर बात आती है, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आप पहली बार एआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको फ्रेश में टिक करना है, और अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं तो आपको रिपीट में टिक करना है। मान लीजिए आपने एग्जाम स्टेट बार काउंसिल बहुत साल पहले रजिस्ट्रेशन का है, लेकिन आपने एक भी बार नहीं दिया है, वो भी फ्रेश कैंडिडेट की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने एक भी बार एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, तो आपको रिपीट के कैटेगरी में आपको आना पड़ेगा, रिपीट आपको टिक करना पड़ेगा। तो इसमें फ्रेश मैं भर दे रहा हूँ। अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप फिल कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास नहीं है अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो आप मत फिल करिए। चलते हैं अगले पार्ट पर, इसको सेव एंड प्रोसीड पे कर देंगे। सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे तो यहाँ पर कुछ और डिटेल मांगी गई हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी मदर नेम फिल करना है। देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है ऊपर, ये यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है ऊपर, ये आप अपना नोट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर रेफरेंस आपके पास बना रहे कि आपका क्या एप्लीकेशन नंबर था, और आप अपने आईडी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले आप मदर नेम फिल करेंगे। मदर नेम में आपको पूरा नाम फिल करना है, ये नहीं कि आप फर्स्ट नेम फिल कर दिया और बाकी का छोड़ दिया, आपको पूरा नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है, जो भी आपके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड हुआ है उस हिसाब से आपको फिल करना है। एड्रेस भरना है अपना, तो एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें अपना एड्रेस फिल कर रहा हूँ। एड्रेस फिल कर, आपको अपना एड्रेस इसमें फिल करना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको फिल करना है। इसमें देखिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी पूछा गया है, तो ये आपको फिल करना है, जो भी आपके नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो फिल करें। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वो डिस्ट्रिक्ट फिल करें। इसके बाद आपका जो राज्य है, स्टेट है, आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो आपको अपना स्टेट फिल करना है, और आपका अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है टेम्परेरी एड्रेस से, करस्पॉन्डेंस एड्रेस से अगर सेम है परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है सेम एज अबव।
तो आपका सेम डिटेल यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अगर अलग है परमानेंट एड्रेस, रहे आप कहीं और रहे अभी और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है अलग से। फिर एग्ज़ाम डिटेल की बारी आती है तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहेंगे। आपको ये बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अब एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने जैसे कि इंग्लिश फिल करी है तो आप इसमें अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब आती है बात सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस। अब आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है अपनी सिटी यहाँ पर आपको फिल करनी पड़ेगी और उस हिसाब से आप अपना एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट करेंगे। इस पे जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ अपनी एग्ज़ाम सिटी। आपको 3 सिटी प्रेफरेंस सिलेक्ट करनी है। इसमें 3 सिटी में से आप कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 सिटी अपनी फिल कर दी हैं। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स मांगी गई हैं। तो एजुकेशन डिटेल सबसे पहले मैट्रिकुलेशन में आपको अपने 10th का डिटेल देनी है कि 10th आपने कहाँ से क्या किया है। तो मैं इसमें जैसा कि अपना सब भर दे रहा हूँ जहाँ से मैंने 10th अपना किया है। अगर आपने जहाँ से भी किया है वो आप अपने इसमें भर दीजिएगा। जहाँ से भी आपने 10th किया है अपना और 12th आपने किया है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहे थे आपको सारे सब्जेक्ट बताने पड़ेंगे। इसमें सारी चीज़ आने के बाद आपको यहाँ पर अपने 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये अपलोड करने के बाद फिर आपको 12th की डिटेल्स देनी है। अगर आपने 12th किया है तो 12th के, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की आपको जानकारी देनी होगी। जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहा है, जो बोर्ड रहा है, वो आपको बोर्ड भर देना है जिस भी बोर्ड से आपने किया है। और बाकी के जो सब्जेक्ट रहे हैं आपके, वो सारे सब्जेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको अपनी 12th की मार्कशीट भी उसी तरीके से अपलोड कर देनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ में ही अलाउ, देखिए लिखा हुआ है इसमें इन्होंने कि ओनली पीडीएफ अलाउड, मैक्सिमम 1 MB साइज। मतलब जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर रहे हैं वो मैक्सिमम 1 MB का ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका इससे ज़्यादा का नहीं इसमें अपलोड होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी। जिन्होंने 3 साल का LLB कोर्स किया है तो उनको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स इसमें देनी पड़ेंगी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया, क्या कोर्स किया, सारी चीज़ें जानकारी देनी। उसी तरीके से यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपकी जैसे 3 साल की मार्कशीट रही होंगी या कंसोलिडेटेड मिली तो आप कंसोलिडेटेड इसमें अपलोड कर दीजिए। नहीं तो आपकी जो 3 साल की आपकी मार्कशीट रही हैं या तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसका LLB की क्वालिफिकेशंस की आपको जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 3 साल का कोर्स है आपका कि 5 साल का। अगर 3 साल का है तो 3 साल में आपको 6 मार्कशीटों का यहाँ पे PDF बनाकर अपलोड करना होगा। मैक्सिमम 1 MB का साइज होना चाहिए। अगर 5 साल का है तो उसमें आपको 10 सेमेस्टर्स की इसमें मार्कशीट्स अपलोड करनी है। 3 साल वाले में 6 सेमेस्टर की मार्कशीट्स अपलोड करनी है। तो जैसा कि मेरा 5 साल का रहा है तो मैं 5 साल वाला भर रहा हूँ। और इंस्टीट्यूट जो मेरा रहा है वो आपको अपने कॉलेज का नाम भरना होगा। और जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहा है वो आपको भरना है। मैं अपना इसमें भर दे रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके जो भी बने हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। जो भी आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स टोटल बने हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मतलब इसमें आपके जो टोटल 10 सेमेस्टर के मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करके आपका जो भी 10 सेमेस्टर का टोटल परसेंटेज बन रहा है वो आपको इसमें फिल करना है। इसमें आप कोई पर्टिकुलर सेमेस्टर का फिल मत करिएगा, 10 सेमेस्टर को ओवरऑल कैलकुलेट करके आप फिल करिएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट का जो PDF आपकी रही है वो PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इस पे जो भी आपकी PDF थी
तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपकी अदर कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो आप फिल कर दीजिए, जैसे LLM किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई और क्वालिफिकेशन, कोई और डिग्री है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि इसमें क्लियरली लिखा है JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 MB की अलाउड है। जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आपके सिग्नेचर जो होंगे वो सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपका जो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म को भी PDF में ही आप बनवा लीजिएगा। PDF में फॉर्मेट में ही ये अपलोड होगा यहाँ पर। जैसा कि मैंने अपना ये अंडरटेकिंग फॉर्म बनाया है, ये मैंने फिल किया है। इसको आपको इसी तरीके से आप फिल कर लीजिएगा। इसको फिल करने के बाद आप इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा सारी चीज़ें फिल कर दी कि नहीं कर दी हैं। इसके बाद आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, तो आपका ये एप्लीकेशन फीस देखिए 3500 रुपये OBC के लिए दिखा रहा है। ये आपको और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। इसको आपको जब पे करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का भी मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ कैसे पे करना है। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे। पे नाउ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले देनी पड़ेगी। जो भी पेमेंट कर रहा है वो कॉन्टैक्ट डिटेल देने के बाद फिर आपको QR कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें टोटल 3500 रुपये फीस मांगी गई है। 3500 रुपये फीस पेमेंट होगी। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अभी नहीं दिखा रहा है। आप QR कोड के माध्यम से पे कर सकते हैं। इसमें देखिए जब QR कोड ओपन कर रहे हैं तो 82 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। 82.60 पैसे, 82 रुपये 60 पैसे लिया जा रहा है। कन्वीनियंस चार्ज 70 रुपये लिया जा रहा है। GST मिलाकर 12.60। तो इसको आप कंटिन्यू करके पे करेंगे तो आपका यहाँ पे QR ओपन हो जाएगा। QR को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। देखिए ये आपका पेमेंट हो गया है। UPI आपका ये दिखा रहा है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा होगा आपका ये फॉर्म प्रीव्यू बन के आ जाएगा। यहाँ आप अपना फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करके आप अपने फॉर्म को सेव कर लीजिए। तो गाइज आपको इन्फॉर्मेशन आप आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सारे स्टेप सही सही क्लियर समझ में आ रहे होंगे। तो गाइज अगर आपको सारे स्टेप सही से क्लियर समझ में आ गए हैं तो आप लाइक बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक टाइमली आगे आने वाली वीडियो सारी पहुंच सके आप तक टाइमली।